नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन से हुई चर्चा का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के पहले से स्थापित राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी है। राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और वित्तीय घाटा भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन की वजह से लगातार कम किया जा रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ में राजस्व सरप्लस की बात की जाए तो उसकी स्थिति भी बेहतर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण राज्य में राजस्व में कमी आई है, लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते हम कम ऋण भी ले रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम ऋण इस साल लिया गया है। चालू साल में केवल 1000 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया है। और क्या कुछ इस मौके पर सीएम बघेल की तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। देखिए, चीट फंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन थी। वो कंपनी खुलवाए और उसमें सारे मंत्री और इनके बड़े बड़े लोग जाके उसका उद्घाटन किए, तो लोगों को विश्वास हुआ कि ये चीट फंड कंपनी शासन का संरक्षण है। शासन के लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्रीगण आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग आ रहे हैं, तो लोगों को विश्वास हुआ। इसके अंदर हजारों करोड़ रुपये निवेश कर दिए। बहुत सारे मतलब चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, सब लोगों ने उसमें निवेश किया और उसके बाद वो सब भाग गए। आज हमारी सरकार उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है, बल्कि पैसे वापसी करने की कार्रवाई पूरे देश में शायद हम पहले हैं जो उनकी राशि वापसी की शुरुआत हमने की है और उसमें तेज़ी हम लाएंगे ताकि चीट फंड कंपनी जितने भी लोगों ने निवेश किया वो पैसा वापस हो। और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजनांदगांव जिले में हमने किया। कल आखिरी नहीं, परसों है, 24 तारीख तक के है। 23 तारीख को नामांकन, सभी साथी जाएंगे। मोहन मरकाम जी और हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी विधायक लोग भी रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे, सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसका पालन भी करना है, क्योंकि वहाँ तो केवल पहले 5 था, अब शायद 2 कर दिए क्या, तो उन नियमों का पालन भी हमको करना है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव, मैं पहले भी बोला था कि जैसे चुनाव संपन्न होंगे पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आएगा और इसकी शुरुआत आज हो गई। और रसोई गैस में सीधा 50 रुपये की वृद्धि, तो ये तो सीधा सीधा आम जनता को महंगाई, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में इससे सरकार बनी, उसका पहला तोहफा मोदी जी की तरफ से पेट्रोल और डीजल में वृद्धि और महिलाओं को तोहफा रसोई गैस में वृद्धि के रूप में मिला है। उनके पास कुछ है भी नहीं और हमारे मंत्रियों ने बहुत शानदार जवाब दिया और पूरी तरह से उनके प्रश्नों को, ध्यान आकर्षण को, स्थगन के सारे जवाब हम लोगों ने दिए। हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छी तैयारी की, विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छी तैयारी की और इसके कारण से ये संभव नहीं हो पाया। और ये निश्चित रूप से बजट सत्र में देखेंगे, एक बार ही उठ के कोई इंटरप्ट नहीं किए, तो इसका मतलब ये बजट बहुत संतुलित रहा, बहुत बढ़िया रहा और सभी वर्गों के लिए रहा, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, चाहे उद्योगपति, व्यापारी, सबके लिए इस बजट में कुछ कुछ था। तो बहुत ही संतुलित बजट रहा और आधिक्य का बजट हमने प्रस्तुत किया। तो ये बहुत कम हुआ है। छत्तीसगढ़ के जब निर्माण हुआ तो प्रारंभिक काल में जरूर जब आर.सी. सिंहदेव जी वित्त मंत्री थे तब वो आधिक्य का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल में एक बार हुआ है और इतना ये लोग बोल रहे थे कि किसानों को कर्ज माफ़ कर दिए, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीद के पूरा कर्ज में डुबो दिया। लेकिन यदि ये कोरोना नहीं आता तो हम निश्चित रूप से किसानों की कर्ज माफ़ी और 2500 रुपये क्विंटल में खरीदी और बम्पर खरीदी के बाद से राज्य के राजस्व में या खजाने में बोझ तो पड़ रहा था, लेकिन हम जल्दी उबर पाते। कोरोना 2 साल हमारा नुकसान किया, लेकिन जैसे दंतेवाड़ा के मुख्य मार्ग पर एक दुर्घटना में 3 बाइक सवार घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान
धिमरा पाल मेडिकल कॉलेज में एक की मौत हो चुकी है, तो वहीं गंभीर हालत में वहां से गुजर रहे बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल गुड़ामी ने उसे अस्पताल में पहुंचाया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी अपने गृह गांव पालना से क्रिकेट प्रतियोगिता के कार्यक्रम से वापस दंतेवाड़ा लौट रहे थे, तो तभी सातधार के पास सड़क दुर्घटना में 3 युवक राजा सुनील छत्रु गंभीर हालत में पड़े हुए मिले। मुड़ामी ने अपने साथियों के सहयोग से घायलों को निजी गाड़ी में जिला अस्पताल दंतेवाड़ा भेजकर अस्पताल में भर्ती करवाया, और जहां पर घायलों में से सुनील और राजा को सिर पर गंभीर चोटें लगने की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें उचित इलाज के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर कर दिया। इलाज के दौरान लगातार बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल घायलों के प्राथमिक इलाज से लेकर रेफर होने तक सहयोग करते रहे। इस मौके पर मुड़ामी ने घायल युवाओं के इलाज के लिए परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। वहीं दंतेवाड़ा में आज से छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ जिला दंतेवाड़ा के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन दंतेवाड़ा के छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ शाखा के लोगों ने 12 सूत्रीय मांग के साथ साथ 1 सूत्रीय मांग और भी जोड़ दी है। इस 13वीं मांग में दंतेवाड़ा वन मंडल के उप वन मंडलाधिकारी अशोक कुमार सोनवानी को दंतेवाड़ा वन मंडल से अनियंत्रित हटाया जाने को लेकर मांग की गई है। इसके साथ 12 मांगे पूरे प्रदेश में एक जैसी हैं। दंतेवाड़ा के कर्मचारियों का कहना है कि उनका यह अधिकार है, लोगों को चिन्हित कर उन्हें निलंबन करने के कारण दुड़ता रहता है, जिससे परेशान होकर इस मांग को रखा गया है। जी बहुत ही हमारे कर्मचारियों को आकर निलंबित कर देना, बिना उसको सोचे समझे और बिना जांच के, जिस दिन हम लोग जब्ती करने भी जाते हैं और उसी दिन के डेट से बिना जांच किए उसी दिन निलंबित कर देना। ऐसे हमारे 4 कर्मचारी निलंबित थे जो उसको अभी बहाली किए हैं, और उसके बाद भी मतलब और 5-6 कर्मचारी टारगेट में है, ऐसा करके उन्होंने आकर निलंबित कर दिया है। और बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिल्कुल इसको वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ऐसे कर देना, ये पूरा उसमें द्वेषपूर्ण भावना से उनको ऊपर लाया गया है। इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कर्मचारी सस्पेंड हो। वहीं जांजगीर चांपा में मालखरोदा थाना क्षेत्र में एक युवक ने बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया था। इसकी शिकायत पर युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया। आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रकाश खड़े ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शत्रु मणिचंद्रा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। अपने फेसबुक और इंस्टा पर वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें अंबेडकर ने अनुयायियों को अक्षोभ हुआ। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 505(2) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का पता तलाश की जा रही थी। विवेचना में पता चला कि प्रकरण के आरोपी गांव में घूम रहे हैं, जबकि की सूचना पर गांव में जाकर घेराबंदी कर आरोपी सत्यवान और शत्रु मणिचंदा पिता मनीराम को पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया और आरोपी के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत जो सबूत जुटाने थे उनको जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी प्रकाश कुट्टे नवापारा ने रिपोर्ट लिखा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम में अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामलों के जैसे ही संज्ञान आया, मामलों के पंजीबद्ध करते हुए भारतीय दंड विधान 505(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और जो कि पूरे जांजगीर जिला में साइबर सेल का भी गठन किया गया, तत्काल भी जो सेल के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और पूरे साइबर सेल की मदद से पता चला कि आरोपी शत्रुमणि चंद्रा ग्राम किरारी के
ने भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है और उन सभी पहलुओं के अभी जांच की जा रही है सूक्ष्मता से, ताकि किसी प्रकार के जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई में कोई कोताही ना बरतें और जो इनके दोषी हैं। खबर बलौदा बाजार से, जहां पर 2 मासूम बच्चे लगभग 48 घंटों से लापता थे। अचानक बच्चों की लाश मिलने की खबर सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों बच्चों की उम्र महज 7 और 8 साल बताई जा रही है। दोनों रविवार से लापता थे, जिनके शव को खरबे गांव के पास सुनसान खेत से बरामद किया गया। फिलहाल बलौदा बाजार में एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद जो घटनास्थल पर भारी भीड़ पहुंच गई थी, उसको काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से काम किया गया। बलौदा बाजार एसएसपी ने बताया कि प्राथमिक दृष्टि से दोनों बच्चों को मिट्टी के थैले से कुचलकर इनकी हत्या की गई है, जिसकी जांच रायपुर से स्पेशल टीम बुलाकर करवाई जा रही है। साथ ही फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार मामले की छानबीन कर हत्या की वजह और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन दोनों मासूम बच्चे लवेंद्र और शौर्य की मौत कैसे हुई और किसने की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है और हत्यारों को पकड़ने को लेकर तमाम वादे भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 48 घंटों से ये बच्चे लापता थे, जिसके बाद दोनों का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गुमशुदा बच्चों की हत्या का ये मामला अपने आप में डराने वाला है, परेशान करने वाला है, दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। प्राथमिक दृष्टि से इस पूरे मामले में ये देखा जा रहा है कि बच्चों की दबाकर कुचलकर हत्या की गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बच्चों की हत्या किसने की और क्यों इन बच्चों को मारा गया। इन मासूम बच्चों की जान आखिर क्यों ली गई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 48 घंटों से ये बच्चे लापता थे। लापता होने के बाद परिवार लगातार इनकी तलाश कर रहा था। शिकायत दी गई थी गुमशुदा बच्चों की और जब पुलिस छानबीन कर रही उस दौरान इनका शव मिला है खेतों के पास। सुनसान इलाके में दोनों का शव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया, शोक की लहर है। तो वहीं बाकी लोग भी डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि 7 और 8 साल के बच्चे ये दोनों थे। दोनों की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों मासूम को किस तरीके से जान से हाथ धोना पड़ा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर हत्यारे कौन है। लेकिन पहली दृष्टि से देखने पर यह पता चल रहा है कि बच्चों को कुचलकर मारा गया है। नीचे करो कल ये नीचे करेंगे कलजोल थाना में चकरवाई गांव की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि 2 बच्चे लवेंद्र और शौर्य लगभग 6-7 वर्ष के हैं। दोनों परसों लगभग 12 बजे से घर से निकले हुए हैं संडे को, और उसके बाद से वो घर नहीं आए हैं करके उन्होंने कल थाने में रिपोर्ट किया था। क्योंकि मामला नाबालिग बच्चों से संबंधित है, इसलिए तत्काल इसमें अपराध दर्ज किया गया 363 का। और गंभीरता को देखते हुए तत्काल 2 टीमें बना करके हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर, संभावित जगहों पर उनको बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया। चूँकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि एनीकट के पास भी देखे गए हैं, तो हम लोगों ने होमगार्ड की टीम, ठाकुर की टीम के माध्यम से भी वहाँ पता तलाश किया और साथ में डॉग स्क्वाड की मदद ली। और कल काफ़ी मेहनत करने के बाद, रात को मेहनत किया, इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आज सवेरे किसी के माध्यम से जानकारी दिया गया कि ये चकरवाई और खरवे गांव के बीच में खार खेत है, वहाँ पे इनको देखा गया है। इनकी पहचान कर ली गई है, जो दोनों गुम बच्चे थे वही है। अभी डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की जा रही है और आगे पंचनामा और पोस्टमार्टम करने के बाद आगे की और कार्रवाई की जाएगी। सर देखने से क्या लग रहा है? प्राथमिक देखने पे हत्या का मामला ही प्रतीत होता है, लेकिन पीएम और पंचनामा और पीएम करने के बाद भी अंतिम रूप से कहा जा सकता है। सर किन कड़ियों पर पुलिस सामने आ रही है बातें को लेकर? वैसे तो इन छोटे बच्चे के बारे में बताया गया, काफ़ी चंचल प्रवृत्ति के थे और काफ़ी मिलनसार भी थे, तो ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा होने की बातें तो सामने नहीं आ रही हैं। किंतु इसके बाद भी हम लोग गाँव में जो इनके माता पिता हैं उनसे और भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और पहले कभी लड़ाई झगड़ा किसी के पास हुआ हो या और भी कोई बात हो, सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जी, शव देखने से कहीं ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा कि तांत्रिक प्रयोग वगैरह ऐसा कुछ? ऐसी कोई बात तो सामने इसको सबको देखने से मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उस एंगल को भी हमने ऊपर रखा हुआ है। नीचे करो ये नीचे
वहीं खैरागढ़ के विधायक की आकस्मिक मृत्यु होने से उनके पद के खाली हो जाने की वजह से उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने खैरागढ़ महिला ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष यशोदा वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यशोदा वर्मा के नाम की घोषणा होने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बनाए जाने के बाद यशोदा वर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के विकास कार्य उनकी योजनाओं को आगे लेकर जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि खैरागढ़ क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। सबसे पहले मैं अपन छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपन प्रभारी मंत्री जिला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रदेश के अपन अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी उल्ला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी विधायक ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोर टिकट के लिए अब सबके प्रयास से मोला बड़ा विश्वास है प्रदेश के मुखिया हाईकमान हम टिकट दे है और मैं यहाँ मुख्यमंत्री के विश्वास में खरा उतरूँ, ऐसे विकास के काम करूँ। मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है ओला मैं यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान सबके बीच में जाके सरकार के योजना ला बताऊँ। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज जिला चिकित्सालय के सभा कक्ष में जीवन दीप समिति के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में अजीत सावंत ने जीवन दीप समिति के आय व्यय के संबंध में जानकारी हासिल की। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक DR आंचला और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी DS राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला चिकित्सालय में पेयजल हेतु पानी की टंकी नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया और जिला चिकित्सालय में पेयजल के लिए पानी की टंकी निर्माण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के निर्देश दे दिए। जिला चिकित्सालय में जीवनदीप समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में दोबारा काम पर रखने का निर्णय भी लिया गया है। खबर कोंडा गांव से, जहां पर बीती रात गांव लांजोड़ा में एक किसान के घर से लगे तारबाड़ी के घेरे में अचानक बिजली प्रवाहित होने से करंट के चलते 8 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। एक साथ इतनी मवेशियों की मौत की वजह से परिवार दर्द में है, तकलीफ में है। वहीं परिवार के सदस्यों की तरफ से जानकारी मिलने के बाद विद्युत विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच कर पंचनामा दाखिल कर लिया गया। और वहीं विद्युत विभाग के सहायक यंत्री ने कहा कहना है कि नियम अनुसार मुआवजे के लिए उच्च कार्यालय विभाग विद्युत को प्रस्ताव दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इनका मुआयना कराया जा सके, इनको मुआवजा मिल सके। साथ ही राजस्व विभाग के पटवारी ने कहा कि नियम अनुसार पंचनामा तैयार किया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके और पीड़ित किसान को उचित मुआवजा जो है वो दिया जा सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मवेशियों की मौत हुई वो अपने आप में काफ़ी तकलीफ देने वाला है, क्योंकि इतनी संख्या में मवेशियों की मौत से जहाँ परिवार परेशान है, आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। अचानक बाड़े में जो आसपास तार लगे हुए थे उसमें करंट के प्रवाह की वजह से मवेशियों की मौत हो गई और ऐसे में परेशानी मवेशियों के साथ साथ परिवार को भी झेलने को पड़ रही है, क्योंकि उनको भी घर में किसी की मौत हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तकलीफ की वजह है ही और अब विभाग के अधिकारियों की तरफ से जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। ये क्या है, घरेलू विद्युत प्रवाह से करंट लगने से मवेशी 8 मवेशी की मृत्यु हो गई। जांच में क्या आया है प्रथम दृष्टया? अब जांच में तो ये पता चला कि जो घरेलू विद्युत प्रवाह है प्लस विद्युत कर्मी लोगों से संपर्क किया तो बोले घरेलू विद्युत प्रवाह से करंट लगने का हानि हुई है। इसमें मुआवजा प्रकरण किस प्रकार का बनता है और किस प्रकार का राहत मिलता है किसान को? मुआवजा प्रकरण विद्युत विभाग से ही बनेगा। आप रिपोर्ट कब तक और किसे सौंपेंगे? हम अभी संयुक्त रूप से जो विद्युत विभाग कर्मचारी बिहार है उन्हें सब संयुक्त पंचनामा बनाएंगे और विद्युत।
वहीं मुरैना में 2 दिन पहले थाना प्रभारियों की अदला बदली की गई, जिसमें रामपुर थाना प्रभारी नरेश निरंजन का स्थानांतरण सिविल लाइन थाने में कर दिया गया। थाना प्रभारी के अचानक हुए ट्रांसफर के बाद ग्रामीणों ने आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन थाना प्रभारी ने इसे महज एक विभागीय प्रक्रिया बताया है। जिसके बाद बुधवार को ग्रामीण थाने पर इकट्ठा हो गए और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने पहले तो थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को साफा बांधा और फूल मालाओं से सम्मान किया। इसके बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए घोड़े पर बैठाकर गांव में भ्रमण कराया गया। आपको बता दें कि लगभग 4 महीने पहले रामपुर थाना प्रभारी राहुल उपाध्याय को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद रामपुर थाने की कमान एसआई नरेश निरंजन को दे दी गई थी। नरेश निरंजन तभी से रामपुर थाना प्रभारी के रूप में लगातार काम कर रहे थे। इसके 2 दिन पहले पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने थाना प्रभारियों की अदला बदली की, जिसमें नरेश निरंजन को सिविल लाइन थाने के एसआई के पद पर पदस्थ कर दिया गया। बुधवार को नरेश निरंजन ने थाने से विदाई ली तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसके बाद सभी ने उनकी विदाई समारोह का आयोजन करने की मंशा जाहिर की। एसआई ने उनका लगाव देखकर हाँ भर दी, जिसके बाद एसआई निरंजन का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें घोड़े पर बैठाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ रामपुर के बाजारों में भ्रमण कराकर इमली चौक पर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने उनकी कार्यप्रणाली और जनता के प्रति विश्वास बहाली को लेकर अपने अपने विचार रखे। वहीं थाना प्रभारी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आपको बता दें कि इससे पहले भिंड में भी आईपीएस का उनके साथियों ने इसी तरीके से गाजे बाजे के साथ विदाई समारोह संपन्न किया था। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।